बच्चों आप ज्वाइन रहिए, मैडम का ना डिस्कनेक्ट हो गया है, तो सी विल ज्वाइन इन शॉर्ट वाइल। ओके ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। रवि क्या बोला सर अभी? मैम आपकी आवाज आ नहीं रही, कनेक्टिंग टू ऑडियो चल रहा है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम अब आ रही। यस मैम। हाँ जी, और आपके क्या क्वेश्चन थे? नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो? यस मैम। मैम आईएएस ऑफिसर बनने के लिए हमें मेडिकल लेनी पड़ती है, नॉन मेडिकल? क्या बनने के लिए? दी आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कोई भी सब्जेक्ट, आपको बस ग्रेजुएशन चाहिए। कोई जरूरी नहीं है आपको मेडिकल लेनी है, नॉन मेडिकल लेनी है। आप आर्ट्स भी ले सकते हो, आप कॉमर्स भी ले सकते हो, बस आपको एक ग्रेजुएशन चाहिए। आप या तो बीए हो या बीकॉम हो या एमबीबीएस हो या बीडीएस हो, ग्रेजुएशन जरूरी है। आपको कोई सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है कि ये सब्जेक्ट लेके ही हम आईएएस पीसीएस बन सकते हैं। मैम ग्रेजुएशन में एक तो बीए जी, और क्या बताया था आपने? मैम आपकी ट्रेनिंग कितने साल की? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम your voice is not audible. हाँ जी, ये बार कनेक्ट हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? सब्जेक्ट्स वाला शायद सबको आंसर मिल गया। सब्जेक्ट वाला जिसने क्वेश्चन, आपकी ट्रेनिंग कितने साल की थी? हाँ जी, ट्रेनिंग के बारे में कोई पूछ रहा था।
मैम आपकी ट्रेनिंग कितने साल की थी? आप कौन सी ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहे हो? पीसीएस क्लियर करने से पहले वाली ट्रेनिंग या बाद वाली ट्रेनिंग? मैं बाद बार मेरी बाद वाली ट्रेनिंग थी ऑलमोस्ट 1 साल की ट्रेनिंग थी। ये चंडीगढ़ में एक इंस्टीट्यूट है MGCPA करके, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वहां पे हमारी ट्रेनिंग होती है। वहां पे ये हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें सिखाते हैं कि जब हम ऑफिसर बन जाते हैं, एक ऑफिसर की सीट पे बैठ जाते हैं, फिर सारी चीजें कैसे करनी है, क्या क्या करना है। तो वो ऑलमोस्ट 1 साल की ट्रेनिंग थी, वो हुई थी मेरी। मैम नेक्स्ट। हाँ जी। मैम मैम, हमें जब आर्टिफिशियल मैम जब आपकी ट्रेनिंग हो चुकी थी तो उसके बाद आपको एग्जाम भी देना पड़ा? जो ट्रेनिंग हो जाती है ना जब हमारी, देखो 2 तरह की एग्जाम्स होते हैं। एक तो पहले जब आप कंपटीशन देते हो, वो तो एग्जाम है ही है। वो पीसीएस आईएएस एक ही तरह का पैटर्न होता है। उसमें पहले आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, उसमें सिर्फ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपका एक मेंस एग्जाम होता है, उसमें आपको सब्जेक्टिव आते हैं। उसमें 9-10 तरह के एग्जाम मतलब पेपर होते हैं, जिसमें आपको पूरा पूरा आंसर लिखना होता है, जैसे आप नॉर्मल अपने स्कूल के एग्जाम देते हो। फिर थर्ड पार्ट होता है इंटरव्यू। जब आप ये सब कुछ क्लियर कर लेते हो, इसमें जब आपके मार्क्स आते हैं, फिर आप फाइनली ऑफिसर बन जाते हो। फिर आप जाते हो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ पे वो आपको फिर ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग देते हैं कि आप जब ऑफिसर बन जाते हो, जब चेयर पे बैठ जाते हो, तो उस टाइम पे आपने कैसे कैसे करना है। उस ट्रेनिंग के बाद कुछ एग्जाम होते हैं, उनको डिपार्टमेंटल एग्जाम बोलते हैं। वो एग्जाम जो है वो देने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें आपकी नॉलेज टेस्ट होती है। जैसे आपने क्रिमिनल लॉज यूज करने हैं, आपने कुछ जैसे कह लो कि रेवेन्यू लॉज यूज करने हैं, जो जो लॉज यूज करने हैं उनके एग्जाम होते हैं। लेकिन वो ओपन बुक एग्जाम होते हैं। उसके अंदर सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला लॉ जो है वो यहाँ पे किस बुक में कहाँ पे लिखा हुआ है। वो आपको बुक्स देते हैं प्रॉपर, वहां से देख के लिखने होते हैं अपने एग्जाम। वो कोई इतने डिफिकल्ट नहीं होते। ओके मैम। मैम हाँ जी। और जो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाने के लिए कौन सा सब्जेक्ट चूज करना होता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाने के लिए देखो, मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दूर दूर का कोई नाता नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई गाइडेंस काउंसलर है जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता सकता है, तो आप उनसे पूछो। बिकॉज मैंने जो है वो नॉन मेडिकल बिल्कुल नहीं किया है। मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो नॉन मेडिकल के साथ रिलेटेड है। आपको पहले इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, उसके बाद आगे शायद आपकी स्पेशलाइजेशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होती है। लेकिन ये मेरे ख्याल से आप अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सर से पूछें, बिकॉज मेरे को इसकी नॉलेज नहीं है। मैंने तो मेडिकल और उसके बाद एग्जाम दिया हुआ है, ये पीसीएस वाला या फिर आईएएस वाला। मैम और जो आईएएस का एग्जाम होता है उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? उसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें होती है हिस्ट्री, उसमें होती है इकोनॉमिक्स, उसमें होती है पॉलिटी, उसमें होती है ज्योग्राफी भी होती है, मैथ्स भी होता है थोड़ा बहुत। इस तरह से आपको सारे के सारे सब्जेक्ट उसमें ना, आप जब यूपीएससी की तैयारी शुरू करोगे ना, आईएएस के एग्जाम की तैयारी शुरू करोगे, तो उसमें आपको एक सिलेबस मिलेगा। वो सिलेबस जो है वो कम से कम 10-15 पेजेस का होता है। उसमें सारे टॉपिक्स लिखे होते हैं कि आपने क्या क्या टॉपिक जो है वो प्रिपेयर करना है। तो आपको टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन आएगा या वो क्वेश्चन आएगा। इसमें आईएएस का एग्जाम जो पीसीएस का एग्जाम है, इसमें कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन वो आएगा सिर्फ सिलेबस में से। तो सिलेबस में हिस्ट्री भी होती है, आपके ज्योग्राफी भी होती है, इकोनॉमी भी होती है, पॉलिटिकल साइंस भी होती है, जो नॉर्मल हमारी जनरल साइंस है वो भी होती है, मैथ्स भी होता है थोड़ा बहुत। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट्स का। एक सब्जेक्ट इसको बोलते हैं जनरल स्टडीज, यानी कि जो आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा होता है जो आपने खुद सब्जेक्ट चूज करना होता है। उसमें आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, हिस्ट्री ले सकते हो, पॉलिटी ले सकते हो, या फिर आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो, आप साइकोलॉजी ले सकते हो, आप सोशियोलॉजी ले सकते हो। लेकिन वो जब आप बड़े हो जाओगे, उस टाइम तक पहुंचोगे वहां तक, वो तब आप चूज करोगे। मैम उसमें से बेस्ट कौन सा होता है? ऐसे होता है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो बेस्ट है। जैसे अभी एक आपके में से ही किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैं हिस्ट्री कर लूं बीए, तो अगर उसने बीए हिस्ट्री में कर ली तो इसका मतलब हिस्ट्री उसका बेस्ट सब्जेक्ट है, वो शुरू से पढ़ रहा है, तो उसको उस चीज की एडवांटेज है। अगर आपने बीटेक की हुई है तो आपको मैथ्स लेने में एडवांटेज है। अगर आपने एमबीबीएस की हुई है तो आपको मेडिकल सब्जेक्ट्स लेने में एडवांटेज है। तो इस तरह से कोई बेस्ट सब्जेक्ट नहीं होता। तो इसमें जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वो सब्जेक्ट लो, तो आपके उसमें बड़े आराम से अच्छे नंबर आ जाते हैं। मैम यहाँ पर मैम स्टडी ज्यादा एक जना एक मिनट। मैम आपने हाँ, प्लस वन निशांत प्लस जिंदल बोल रहे हैं, निशांत जिंदल बोले।
मैम आपने +1 +2 की मेडिकल की ट्रेनिंग कहाँ पर ली थी? मेरे तो पापा खुद के, जो मेरे पापा है ना वो बॉटनी के प्रोफेसर है, तो बॉटनी वो पढ़ाते थे, उनके एक कलीग हैं जूलॉजी वो पढ़ाते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री भी जैसे हमारे पापा के कलीग्स हैं उन्होंने ही पढ़ाए थे, मैंने फरीदकोट में ही रह के पढ़ाई की थी सारी। ओके मैम। जी ओके मैम, अगर हम उसमें जाके बीए लेते हैं तो किस सब्जेक्ट में लेके फायदा है आईएएस बनने के लिए? आईएएस बनने के लिए देखो, आईएएस बनने के लिए ना सब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, मतलब 20-25 सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर आप बीए हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी कर लो आप, तो उसके अलावा आप साइकोलॉजी भी कर सकते हो। तो इस तरह से जिस सब्जेक्ट में आपका मन है आप वो बीए में ले लो। 2 सब्जेक्ट लेने होते हैं, आप दोनों सब्जेक्ट जो है वो वाले ले लो जो आपने आगे जाके एग्जाम में करने हैं। जैसे कईयों को हिस्ट्री से डर लगता है, वो कहते हैं कि नहीं हमें तो डेट्स याद नहीं होती, तो फिर आप साइकोलॉजी ले लो, आप सोशियोलॉजी ले लो। इस तरह के सब्जेक्ट्स जो है वो आप ले सकते हो बड़े आराम से। आप देखो, आप बीए करने से पहले एक लिस्ट निकाल लो यूपीएससी के कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट्स को का सिलेबस जो है वो आप पढ़ लो। तो आपको जिसका सिलेबस इंटरेस्टिंग लगे आप वो रख लो, और उसके बाद आगे आप यूपीएससी में वही सब्जेक्ट यूज कर सकते हो। मैम जैसे मैम कि आप हम बीए रख ली, उसमें मैम हम कौन सी लैंग्वेज रख सकते हैं? मैजिस्ट्रेट। एक मिनट, एक पहले एक जना क्वेश्चन पूछे। मैम आप मैजिस्ट्रेट हो? हाँ जी, मैं मजिस्ट्रेट हूँ। मैम आप मतलब जज हो? नहीं, जज डिफरेंट होता है। अच्छा, ये भी 3 चीजें डिफरेंट होती है। एक होती है सिविल सर्विसेज जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एक होती है जुडिशरी। जुडिशरी में जजेस होते हैं, उनका काम सिर्फ इतना होता है कि जो उनके पास केस आया ना वो उन्होंने लॉ के पॉइंट से देखना है, उन्होंने सिर्फ जजमेंट देनी होती है। हमारा काम बहुत होता है, हमने लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई है हमारी सब डिवीजन में वो भी हमने देखनी है, हमने इलेक्शन भी करानी है। जजेस का सिर्फ एक काम होता है, सिंगल वर्क। हमारे मल्टीपल काम होते हैं। पुलिस वालों का भी एक काम होता है, उन्होंने सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देखना है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो हम सॉल्व करें, अगर किसी ने क्राइम कर दिया तो हम उसको सजा दिलाएं। जो जज है वो उसको सजा देने का काम करेगा कि उसने उसका क्राइम कितना बड़ा है, उसको क्या सजा देनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हर चीज करते हैं। हम लोग जो है, हमने लोगों का भला भी करना होता है, ठीक है, हमने गरीबों की हेल्प भी करनी होती है, हमने अगर हमारे यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाए तो हमने वहां भी जाना होता है, ठीक है, हमने इलेक्शंस भी करवानी होती हैं, हमने बहुत कुछ करना होता है। ये मजिस्ट्रेट, 2 तरह के मजिस्ट्रेट होते हैं, एक हम होते हैं जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, ये सिविल मजिस्ट्रेट्स होते हैं। जिसकी आप बात कर रहे हो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स होते हैं, वो जजेस होते हैं। मैम मैम जैसे कि मैम साइंटिस्ट बनने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं? साइंटिस्ट आप तो कैसे भी साइंटिस्ट बन सकते हो, नॉन मेडिकल लेके भी आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आप मेडिकल लेके भी साइंटिस्ट बन सकते हो। साइंटिस्ट में तो रिसर्च होती है, देखो, ठीक है ना, आप कोई भी सब्जेक्ट लेके। हाँ जी मैम वो वाले कौन से साइंटिस्ट होते हैं जो लैब्स में काम करते हैं, जो एक केमिकल को दूसरे केमिकल में डालते हैं, वो कौन से वो साइंटिस्ट होते हैं? केमिस्ट्री होती है, वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है वो। ओके मैम। मैम 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 +2 के बाद मैम हम यहाँ पे स्टडी करना ज्यादा बेटर है मैम या फिर फॉरेन में? देखो, अगर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको जिस कंट्री में आप रहे हो, आप 12th तक एक कंट्री में रहे हो, आपको इस कंट्री से सब कुछ मिला है, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स इस कंट्री में है, ठीक है ना, आपको खाना पीना इस कंट्री ने दिया है, इतना बड़ा इस कंट्री ने किया है, तो आपका भी बनता है कि आप इस कंट्री को वापस दो। अगर हम बाहर जाके बाहर की कंट्री के लिए काम करेंगे तो फिर फायदा क्या हुआ? जब हम बाहर चले जाएंगे, फॉरेन चले जाएंगे, तो हमारा ब्रेन तो है वो हमारा तो फॉरेन चला गया। जिस कंट्री ने हमें इतनी देर तक पाला, आप 12th में होते हो जब आप 15-16 ईयर्स के होते हो, आपको 16 ईयर्स एक कंट्री ने इतना कुछ दिया, और आप जो है जब उस कंट्री को वापस देने की बारी आई तो आप बाहर चले जाओगे। हमारी कंट्री में भी अगर हम मेहनत करेंगे ना तो बहुत कुछ है अचीव करने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी माइंडसेट क्या होता है, हम जाके फॉरेन कंट्रीज में मेहनत करना चाहते हैं। अगर उतनी मेहनत हम इंडिया पे करेंगे ना तो इंडिया भी एक दिन फॉरेन कंट्री बन जाएगी। ओके मैम। मैम जैसे कि हमने बीए ली, उसमें हम मैम हम कौन सी लैंग्वेज रख सकते हैं? आप कोई भी लैंग्वेज में बीए कर सकते हो। जो यूपीएससी है वो, आपने सुना है कि हमारी कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? ये किसी ने पढ़ा है? किसी ने पढ़ा नहीं होगा। हमारी ना ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं,
तो यूपीएससी जो है ना, जो आपका आईएएस का पेपर है या पीसीएस का पेपर, इसका पेपर है, आईपीएस का पेपर है, जो यूपीएससी सेंटर एग्जाम देता है, वो हर लैंग्वेज में एग्जाम लेता है। अगर आपको पंजाबी में एग्जाम देना है, वो आपका पंजाबी में एग्जाम लेंगे। हिंदी में देना, आप हिंदी में लेंगे। इंग्लिश में लेना, आप जो लैंग्वेज चूज करोगे वो उस लैंग्वेज में आपका एग्जाम लेंगे। आपका इंटरव्यू भी उसी लैंग्वेज में होगा। अगर किसी ने स्टेट का एग्जाम देना है तो उस स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है उसमें आपका एग्जाम हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपने इंग्लिश में एग्जाम देना है। हमारे साथ बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं जो पंजाबी में एग्जाम दे के पास करके आए हैं। इसलिए लैंग्वेज के पीछे कभी नहीं भागना। लैंग्वेज आनी सारी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो तो इंग्लिश भी आनी चाहिए आपको, हिंदी भी आनी चाहिए आपको, पंजाबी भी आनी चाहिए, या फिर आप जिस स्टेट में रहते हो उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। लेकिन इस चीज से डरना नहीं है कि एग्जाम इंग्लिश में ही होगा। एग्जाम जो है वो हर लैंग्वेज में होता है यूपीएससी का। चाहे आप डोगरी में एग्जाम दे दो, डोगरी में भी एग्जाम होता है जो जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज होती है। इसलिए लैंग्वेज आप कोई भी चूज कर सकते हो। मैम उसके हाँ बाद जी। जब हम बीए में 2 सब्जेक्ट हमने चूज कर लिए तो हमारा एग्जाम जो है आईएएस का, मैम वो ही 2 सब्जेक्ट में हो गया या सभी नहीं नहीं मल्टीपल नहीं आते नहीं, हैं नहीं। उसमें? मैं अभी आपको बताया था ना कि 2 सब्जेक्ट तो वो हैं जो आप चूज करोगे, उसमें उसका अलग एग्जाम होगा। जो सब्जेक्ट उनके रखे हुए हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो होती है, वो 10th की होती है। जितनी आपने 10th तक पढ़ी है ना, वो सारी जो है वो जनरल स्टडीज के एग्जाम में आती है। मैम हाँ जी। मैम डॉक्टर बनने के लिए नीट का एग्जाम देना पड़ता है मैम, लेकिन नीट का एग्जाम देने के बाद क्या करना पड़ता है? आप जब नीट का एग्जाम दे दोगे तो आपका एक रैंक आ जाएगा। रैंक के बाद आपकी काउंसलिंग होगी, तो जिस हिसाब से आपका रैंक आया होगा उस हिसाब से आपको स्ट्रीम अलॉट होगी। यानी कि जो पहले कुछ रैंक्स हैं, जैसे अगर आपके 100 सीट्स हैं तो 100 में से जो पहली 25 सीट्स हैं वो होंगी एमबीबीएस की। फिर उसके बाद नेक्स्ट 26 से लेके 50 सीट्स हैं वो बीडीएस की हो जाएंगी। फिर आयुर्वेद आ जाता है, फिर होम्योपैथी आ जाती है। तो इस तरह से आपका जब रैंक आ जाता है ना नीट के अंदर, आप देखते हो कि मेरा इतना रैंक आ गया, मेरा फर्स्ट रैंक आ गया, तो फर्स्ट रैंक है तो पक्का आपको एमबीबीएस मिलनी है। फिर एमबीबीएस मिलके फिर आपको पता लगता है कि मुझे ये वाला कॉलेज मिलेगा। तो इस तरह से होता है। उसके बाद आप उस कॉलेज में ज्वाइन कर जाते हो और आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। मैम इंटरव्यू कितने तरह के होते हैं? इंटरव्यू बेटा एक ही तरह का होता है। मैम नो, वैसे तो एक वैसे ही लेते हैं, एक वह फाइनल भी लेते हैं मैम। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। इंटरव्यू में एक ही होगा आपका इंटरव्यू। अगर आप आईएएस पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपका मेंस का एग्जाम जब आप क्लियर कर लोगे ना, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। वो एक ही इंटरव्यू होगा और कोई ज्यादा इंटरव्यू नहीं होंगे। लेकिन आप उस इंटरव्यू की जब तैयारी करोगे तब आप बहुत सारे इंटरव्यूज दोगे। वो उनको मॉक इंटरव्यूज बोलते हैं। वो होते हैं मैम नकली। ओके। मॉक मतलब नकली इंटरव्यूज। मैम मैम कि हमें पता चल सके कि इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटरव्यू में ना कोई क्वेश्चन का पता नहीं होता, आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरा नाम बड़ा डिफरेंट है, चारुमिता, तो मेरा इंटरव्यू यूजुअली मेरे नाम से शुरू होता है। वो मुझसे पूछते हैं कि आपके नाम का मतलब क्या है, आपका नाम किसने रखा था, इसकी ओरिजिन क्या है। तो इंटरव्यू में कभी भी ये मत सोच के जाओ कि मुझे यही पूछेंगे। इंटरव्यू में वो कुछ भी पूछ सकते हैं। इंटरव्यू को हमेशा देखो, इंटरव्यू से डरना नहीं है। इंटरव्यू क्या होता है, जैसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे रही हूँ, यही इंटरव्यू है बस। कुछ क्वेश्चंस जो थे, जैसे किसी ने मुझसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन पूछा, मुझे उसका आंसर नहीं पता था, तो मैंने साफ साफ बोल दिया कि मैं ये आंसर मुझे नहीं पता। तो इंटरव्यू में भी ऐसे बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है। अगर आपको किसी चीज का आंसर नहीं पता तो आप बोलोगे कि मुझे नहीं पता। कभी भी इंटरव्यूअर जो आगे से बैठा है उसको पागल बनाने की कोशिश नहीं करनी कि मैं उसको गलत आंसर बना के दे के और पागल बना दूंगा। इस तरह से नहीं होता। हमेशा ऑनेस्ट रहो। इंटरव्यू इज नथिंग, सिर्फ एक इंटरेक्शन है आपके बीच में और आपसे बड़े जो बैठे हैं उनके बीच में। आप 10 एल्डर्स को बिठा लो, अपने मम्मी पापा को बिठा लो, दादा दादी को बिठा लो, नाना नानी को बिठा लो, बुआ को बिठा लो, चाचा को बिठा लो, उनको बिठा के बोलो कि मेरे से क्वेश्चन पूछो। तो वो एक इंटरव्यू है बस, और कुछ नहीं है। इंटरव्यू से डरना बिल्कुल नहीं है। मैम हाँ जी। मैम लेकिन हमने एमबी लेना है, जब बीए लेना है मैम, वो हमारी चॉइस है कि? हाँ जी, मैम वो हमारी चॉइस है। बिल्कुल आपकी चॉइस है। आपको जो लेना है आप वही लोगे, बिल्कुल आपकी चॉइस है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर आपने एमबीबीएस करनी है तो आप मेडिकल नहीं नॉन मेडिकल ले लोगे, या आप आर्ट्स करके एमबीबीएस कर लोगे। ये सब नहीं होता। कुछ रूल्स भी होते हैं, रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये है कि ये आपकी मर्जी है। अगर आप कहते हो कि मैंने एमबीए करनी है, एमबीए पोस्ट ग्रेजुएशन है, उससे पहले आपकी ग्रेजुएशन जरूरी है।
आप MBBS करके भी MBA कर सकते हो, BDS करके भी MBA कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेडिकल के सब्जेक्ट्स करो और आपको बीटेक मिल जाए। इस तरह से नहीं होता, आपको बीटेक के लिए मैथ्स करनी पड़ेगी, बाकी सब मैम आपकी मर्जी है। मैम आपको कितनी एज में मैम गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी? मुझे 25 इयर्स। मैम हाँ जी, मैम वो हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है कि मैम हम इस चीज के डॉक्टर बनेंगे? नहीं वो ऐसे नहीं होता, वो होता है, देखो MBBS जो होती है ना वो एक जनरल चीज होती है, उसमें आप बहुत मतलब जिसको कह लो कि सारे सब्जेक्ट्स करते हो MBBS के अंदर, ठीक है। उसके बाद के पोस्ट ग्रेजुएशन या जिसको आप स्पेशलाइजेशन बोलते हो, जिसमें हम बनते हैं या कोई हड्डियों का डॉक्टर बन गया है, कोई ENT का डॉक्टर, कान का डॉक्टर बन गया, कोई चेस्ट एंड टीबी का डॉक्टर बन गया है ना, ये पूछ रहे हो ना आप, आईज के डॉक्टर बन गए हो, जिसमें आप MBBS के बाद एक एग्जाम देते हो। उस एग्जाम में जो आपके मार्क्स आते हैं फिर उस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है। अगर तो आपके टॉप मार्क्स आ गए, बिल्कुल आप टॉपर बन गए, फिर तो आप कोई भी स्ट्रीम, अगर आपको आंखों का डॉक्टर बनना है तो आप बोलोगे कि मुझे आंखों का बनना है, वही मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर आपका पीछे पीछे रैंक आता है तो फिर जो बच जाती हैं स्ट्रीम्स फिर वो चूज करनी पड़ती हैं हमें। ओके मैम मैम। आपके फाइनल ओके में मैम, कितने अगर नंबर जैसे आए? हम हाँ जी। मैम जैसे हम इंटरव्यू देने जाते हैं मैम, तो जैसे हमें वो क्वेश्चन पूछते हैं जो अगर हमें उनका आंसर नहीं आता मैम, कुछ का आता है और कुछ का नहीं आता मैम, तो ये एग्जाम टाइप होता है या सिर्फ एक इंटरेक्शन होती है? सिर्फ इंटरेक्शन होती है वो। उसमें इंटरव्यू में पता है ज्यादा क्या देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन का नहीं कर रहे, वो देखते हैं आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, वो ये देखते हैं। अगर आप पूरे कॉन्फिडेंटली उनको किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो वो ये नहीं देखेंगे कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर कैसा दिया, वो रिटन एग्जाम नहीं है। उसमें वो देखेंगे अगर उन्होंने जैसे आपसे अपने नाम का मतलब पूछा, अगर आपको अपने नाम का मतलब ही नहीं पता, दिस मींस कि आपको अपने बारे में कुछ नहीं पता, तो आपके नंबर काटेंगे, उसमें आपके कम नंबर लगेंगे। लेकिन अगर आपने कॉन्फिडेंटली उनको जवाब दे दिया कि भैया मेरे नाम का मतलब ये है, सर मैम मेरे नाम का मतलब ये है, तो वो आपके पूरे नंबर लगाएंगे। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो वो आपके नंबर काटेंगे, वो मेनली आपको कॉन्फिडेंस देखेंगे। देखो हर बंदे को हर चीज नहीं पता रहती, आपका इंटरव्यूअर भी जो सामने बैठा है उसको सारी चीजें थोड़ी पता है, उसको जो चीज पता है उसने आपसे पूछी, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि जो उसने पूछा वो आपको आता हो। तो आप बड़े आराम से कॉन्फिडेंटली उसको बोलोगे कि सॉरी सर या सॉरी मैम, आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो वो आपसे अगला क्वेश्चन पूछेंगे। ओके मैम। मैम आपके फाइनल हाँ जी। एग्जाम में कितने नंबर आए? कौन से फाइनल एग्जाम में? मैम जो आपने पेपर दिया था PCS वाला, PCS वाला मैम, पूछ रहे हो UPSC। जिससे मैं मैजिस्ट्रेट बनी? देखो मैं बताती हूँ आपको, इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट एग्जाम होता है ना, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वो क्वालिफाइंग होता है। उसमें जैसे ना वो एक बार सेट कर देते हैं कि अगर आपके 100 में से 70 मार्क्स आ गए, कि 70 या 70 से ऊपर, तो आप क्वालिफाइड हो, तो आप मेंस दोगे। ठीक है, इस तरह से होता है। इसमें कुछ नहीं होता ऐसा कि जिसके ज्यादा नंबर आए वो फर्स्ट आ गया, जिसके कम नंबर आए वो सेकंड आया, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। हाँ, और अगर जो मेंस होते हैं, मेंस में भी ऐसे ही होता है, क्वालिफाइंग होता है कि अगर जिसके इससे ऊपर नंबर आए हैं वो इंटरव्यू में जाएगा। लेकिन मेंस में आपको एग्जाम में नंबर ज्यादा लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपके जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं और मेंस के मार्क्स हैं वो जुड़ के आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, उसमें आपको नंबर ज्यादा लेने पड़ेंगे क्योंकि उससे आपका रैंक डिसाइड होगा। मैम हाँ जी। मैम अगर हम नीट के एग्जाम में किसी कारण से मैम हम कम रैंक ला पाते हैं, तो मैम अगर हम नहीं कुछ भी चूज कर पाते तो मैम वो हम दोबारा भी दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो होगा 1 ईयर बाद ही, आपको 1 ईयर और वेट करनी पड़ेगी, 1 ईयर और तैयारी करनी पड़ेगी। मैम IAS में रैंक कितने होते हैं? IAS में रैंक्स बहुत सारे होते हैं, जैसे आप लगा लो कि आपके टाइम पे 1000 सीट्स निकली, ठीक है, तो 1000 सीट्स में से जो फर्स्ट 100 सीट्स होंगी या फर्स्ट 105 सीट्स होंगी, वो डिपेंड करता है जितनी सीट्स खाली होती है ना, जैसे कई IAS ऑफिसर्स होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं या फिर कहीं पे कोई ना कोई सीट खाली हो जाती है, उस तरह से बनता है। तो उनको जितने IAS ऑफिसर चाहिए होंगे, अगर उनको 100 चाहिए तो वो क्या करेंगे, 1000 में से 100 IAS ऑफिसर्स की सीट रखेंगे, फिर 100 के बाद 100 से लेके 200 तक वो IPS ऑफिसर्स की सीट रखेंगे। ये हमेशा डिपेंड करता है।
कि वो कितनी सीट्स खाली होती हैं और कितनी सीट्स निकलती हैं। जैसे नीट में होता है, नीट में आपके पास कितनी सीट्स होती हैं, जैसे 1000 सीट्स है तो 1000 बच्चे ही वो चूज कर पाएंगे, उसी तरह से आईएएस में होता है। लेकिन इसमें सिर्फ ये होता है, जैसे नीट में होता है कि पहले रैंक्स को एमबीबीएस मिल जाती है, दूसरे रैंक्स को बीडीएस मिलती है, फिर आगे होम्योपैथी आयुर्वेदिक का नंबर आता है। उस तरह से है कि आईएएस आईपीएस जो है वो फर्स्ट कुछ रैंक्स ले जाते हैं, फिर उसके बाद इनकम टैक्स सर्विसेज आती हैं, रेवेन्यू सर्विसेज आती हैं, इस तरह से सर्विसेज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। वो फिर आप जब लास्ट रैंक तक जाते हो तो वो आपको मिलती रहती है। जब उनकी सारी सर्विसेज खत्म हो जाती हैं, फिर उसके बाद वो बाकी जो है लोग, उनको नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ता है 1 साल बाद। ओके मैम। मैम हाँ जी। मैम मेरा मैथ्स और साइंस बोथ में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैम मैं आईआईटीएन में अगर मैं आईआईटीएन बनती हूँ तो मैम वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, कि मैम अगर मैं डॉक्टर बनती हूँ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा? देखो ये चीज अब आपके इंटरेस्ट पे आ जाती है। अगर आप मेरी बात सुनोगे, अब आपका दोनों तरफ इंटरेस्ट है, मैं आपको कह दूं कि आप डॉक्टर बन जाओ, ठीक है ना, आपने मेरी बात सुन ली, आप डॉक्टर बन गए, बाद में आपको मजा नहीं आया, मैं आपको बोल दूं कि आप आईआईटीएन बन जाओ, आप आईआईटीएन बन गए, आपको मजा नहीं आया, ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी। आप एक काम करो, आप दोनों सब्जेक्ट्स लो, मैथ्स और साइंस दोनों लो, नॉन मेडिकल भी लो, मेडिकल भी लो, क्योंकि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का डिफरेंस है। एग्जाम भी आप दोनों दो, तब तक आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या करना है। और तब तक दूसरे लोगों से पूछो जिन्होंने मेडिकल या नॉन मेडिकल की है, जो आईआईटी के हैं या जो एमबीबीएस के हैं, उनकी सुन के बात आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या बनना है। ओके किसी के पीछे फिर लगना नहीं है, मैं वही कह रही हूँ आपको कि किसी के पीछे नहीं। मैं आज आपको बोल दूं कि आप आईआईटी कर लो, लेकिन आपका इंटरेस्ट हो सकता है डॉक्टरी की तरफ हो सकता है आप डॉक्टर बनना चाहते हो, ठीक है ना। तो इसलिए सब्जेक्ट इंटरेस्ट और प्रोफेशनल इंटरेस्ट ये दोनों डिफरेंट होते हैं। आपके दोनों सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, आप एग्जाम दोनों दो, उसके बाद आप अपना प्रोफेशन चूज करो कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ। ओके मैम। मैम मेन एग्जाम में 9 पेपर होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मेन के क्या कर सकते हाँ जी, हैं हाँ जी। मैम? आईआईटी के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं? और आईआईटी में बेसिकली आप बीटेक करते हो, जिसको बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप आईआईटी कर लेते हो, उसके बाद देखो, उसके बाद आपका कई बार होता है कि जिसको आप प्लेसमेंट बोलते हो, आपकी कैंपस प्लेसमेंट भी हो सकती है। आपकी कैंपस आईआईटीज में ना बहुत सारी कंपनीज आती हैं, वो फिर अच्छे अच्छे बच्चों को, या जो जिन बच्चों का इंटरव्यू में क्लियर वगैरह हो जाता है, वो उनको लेके चली जाती हैं, वो आपको प्राइवेट जॉब्स में लगा देती हैं। या फिर आप अपनी कोई ना कोई, जैसे अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की है तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की पोस्ट निकलती है गवर्नमेंट की, आप वो देके लग सकते हो, जूनियर इंजीनियर लग सकते हो, एसडीओ लग सकते हो, ठीक है। या फिर आप अपना स्टार्टअप भी खोल सकते हो, अपनी खुद की कंपनी खोल सकते हो बीटेक करके, ठीक है ना। बीटेक करके आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो आप ग्रैब कर सकते हो। आप यूपीएससी में बैठ सकते हो, आईएएस पीसीएस ऑफिसर बन सकते हो, पीसीएस में बैठ सकते हो, कोई ऑफिसर बन सकते हो, छोटा कोई एग्जाम दे सकते हो, बैंकर बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो आप बीटेक करके। एंड मेन एग्जाम 9 पेपर। आपकी आवाज कट गई मैम मेन एग्जाम में 9 पेपर होते हैं। मेरे टाइम पे 9 पेपर थे, अब अगर पैटर्न चेंज हो गया तो पता नहीं। 9 पेपर मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से थे। जो जनरल स्टडीज जिनकी हमने बात की है, जिसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, वो 4 जनरल पेपर स्टडी के होते हैं। हाँ, और जनरल स्टडीज के होते हैं। एक ऐसे का एग्जाम होता है, ठीक है। एक सब्जेक्ट का एग्जाम होता है इंग्लिश का, ठीक है। एक दूसरा सब्जेक्ट होता है जैसे पंजाबी है, जो भी आपने हिंदी चूज किया उसके बाद जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं, जो आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी सब्जेक्ट चूज किया है, उसके 2-2 एग्जाम होते हैं। मैम हम यूपीएससी के एग्जाम की बात कॉलेज में जाते हैं या दूसरा एग्जाम होता है मेन वाला? नहीं नहीं, यूपीएससी एग्जाम आप तब देते हो जब आप अपना कॉलेज कंप्लीट कर लेते हो। दी कॉलेज के बाद यूपीएससी एग्जाम होता है, उसके बाद मैम मेन वाला एग्जाम होता है। फिर यूपीएससी एग्जाम के ये पार्ट होते हैं बेटा। जैसे यूपीएससी का एग्जाम है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। इसको एक को कहते हैं प्रीलिमिनरी, एक को कहते हैं मेंस और एक को कहते हैं इंटरव्यू। ये तीनों पार्ट यूपीएससी के एग्जाम के ही हैं। अगर आपने एग्जाम क्लियर करना है तो आपको ये तीनों एग्जाम देने पड़ेंगे। मैम दी ओके मैम, इसमें 3 एग्जाम होते हैं। हाँ, मैम 3 दोबारा तरह। से बता दो, दोबारा से देखो, बता दो कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। वो हर एग्जाम में, चाहे यूपीएससी का दो चाहे पीसीएस का दो, वो हर एक एग्जाम में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो होता है प्रीलिमिनरी एग्जाम, ठीक है। उसमें आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस जिसको बोलते हो आप। उसके फिर 1-1.5 महीने बाद जब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला एग्जाम क्लियर हो गया, ठीक है,
उसके बाद आप मेंस का एग्जाम देते हो जिसमें सारे सब्जेक्टिव पेपर आते हैं। जैसे आप स्कूल के एग्जाम रिटर्न देते हो ना बड़े बड़े आंसर्स वाले, वैसे वैसे मेंस होता है। फिर जब आपका मेंस क्लियर हो जाता है, उसमें आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं, उसके बाद फिर उसके 1-1.5 महीने बाद फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू और मेंस के एग्जाम जो है वो मिलके आपकी मेरिट बनती है। मैम हमें आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए मैम 12 के बाद मैम कौन सी स्टडी करनी? आप कोई भी स्टडी कर सकते हो, आपको बस यूपीएससी का एग्जाम देना है। स्टडी कोई मैटर नहीं करती। मेरे साथ जितने आईपीएस मैम ऑफिसर हैं उसमें कई लोग हैं, इंजीनियर्स भी हैं, बीए की हुई है कईयों ने सिंपल। ग्रेजुएशन आप किसी भी चीज में कर सकते हो, अल्टीमेटली आपको यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है आईपीएस बनने के लिए। मैम जैसे कि 12वीं के बाद हमने कॉलेज लिया मैम, उसमें ही ग्रेजुएशन करते हैं? हाँ हाँ, जो आप कॉलेज में करते हो ना, जिसके आगे बी लगा होता है, बैचलर बोलते हैं जिसको, बी टेक, एमबीबीएस, बीडीएस, जिसके आगे बी लगा होता है बैचलर्स बोलते हैं उसको, ग्रेजुएशन को, जो आप कॉलेज में करते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन होती है जो ग्रेजुएशन के बाद होती है, वो जरूरी नहीं होती। पोस्ट ग्रेजुएशन आप तब करते हो जब आपको उसी सब्जेक्ट में आगे जाना होता है। लेकिन अगर आपको कुछ बनना है, आईपीएस आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आप ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम दे सकते हो कॉम्पिटिशन। मैम यूपीएससी का एग्जाम हम क्यों देते हैं? यूपीएससी का एग्जाम, अगर आपका एम है कि आपने आईएएस ऑफिसर बनना है, आपने आईपीएस ऑफिसर बनना है, आपने आईआरएस ऑफिसर बनना है, या और बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जो सेंटर के होते हैं, अगर आपने वो बनना है, आपकी वो एम है, तब देते हैं हम यूपीएससी का एग्जाम। ये एक कंपटीशन है बेटा। की फील्ड में नहीं देते? मैम डॉक्टर्स की फील्ड में यूपीएससी का एग्जाम तो नहीं देना होता? बेटा देखो, यूपीएससी एक कंपटीशन है, ये चॉइस है, ये कंपल्शन नहीं है, ठीक है ना। अगर आपने कुछ आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना है, तब आपने यूपीएससी देना है, हर एक ने नहीं यूपीएससी देना। ओके मैम। ओके हाँ जी मैम पीएचडी क्या होता है? पीएचडी बहुत बड़ी डिग्री होती है, वो आप पहले पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद आप पीएचडी करते हो, वो उसको बोलते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। इस यहाँ पे से किसी ने साइंटिस्ट वाला क्वेश्चन पूछा था ना, जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो पीएचडी करते हैं। मैम बीए कॉलेज में ही करते हैं? हाँ, बीए कॉलेज में होती है। मैम हाँ जी मैम जैसे मैम पीएचडी करने के बाद हमारे पास साइंटिस्ट के बाद और कोई अपॉर्चुनिटी होती है? पीएचडी करने के बाद आप टीचर भी लग सकते हो, प्रोफेसर लग सकते हो कॉलेज में, आप रिसर्च भी कर सकते हो। जैसे किसी ने पूछा था साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है, आप अपनी लैब जो है वो खुद की रिसर्च कर सकते हो पीएचडी के बाद। पीएचडी के बाद मेरे फादर ने पीएचडी की हुई है, वो प्रोफेसर लगे हैं कॉलेज में। मैम हाँ जी एस्ट्रोनॉमर बनने के लिए क्या करना होता है? टेस्ट बनने के लिए क्या करना चाहिए? एस्ट्रोनॉट बनने के लिए वही बीटेक करनी पड़ती है आपको। मैम एस्ट्रोनॉमर हाँ, बीटेक करनी पड़ती है बेटा, नॉन मेडिकल सब्जेक्ट है एस्ट्रोनॉमी। मैम कॉलेज में बीए कितने साल की होती है? 3 years। मैम ओके। मैम हमारी पढ़ाई के हिसाब से कॉलेज सिलेक्ट होता है? हाँ बिल्कुल, आपके जितने 12th में मार्क्स आएंगे उस हिसाब से कॉलेज जो है वो अपनी कट ऑफ निकालेंगे। कि जैसे अगर आपके 90% आए तो कोई कॉलेज कहेगा कि हमें 92% वाले बच्चे ही चाहिए, तो आप 90% वाले उस कॉलेज में नहीं जा सकते। फिर उसके बाद कोई कॉलेज कहेगा कि हमें 80 to 90% वाले चाहिए, तो आप उस कॉलेज में जा सकते हो। वो कॉलेज हमेशा कट ऑफ नहीं, जब उनकी एडमिशन का टाइम होता है ना, जब आप ये कर लेते हो, +2 कर लेते हो, उसके बाद एडमिशन के टाइम आते हैं कॉलेजेस में, तो कॉलेज वाले जो होते हैं वो कट ऑफ निकालते हैं कि इतने परसेंटेज वाले बच्चे, तो उस परसेंटेज के हिसाब से आप उस कॉलेज में चले जाते हो। ओके मैम। मैम एमबीबीएस मैम हम कितने इयर्स में क्लियर करते हैं? एमबीबीएस 5 years की होती है। ओके मैम। आई थिंक डॉक्टर चारुमित्रा जी क्वेश्चंस बच्चों के हो गए हैं, बाकी कईयों के रहे होंगे तो वो हम कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अब आई थिंक हमें ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए सेशन को। तो बच्चों आपके जो भी कोई और क्वेश्चंस है ना, मतलब कि
ड्यूरिंग द क्लास और आफ्टर द क्लास, तो आप व्हाट्सएप और ईमेल से भेज दीजिएगा, तो कोऑर्डिनेटर से कंपाइल करवा के हम डॉक्टर चारुमिता जी से उनको क्लैरिफाई करके आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है। और आप सभी के बिहाफ पे विद्या भारती पंजाब सर्वहितकारी शिक्षा समिति पंजाब के बिहाफ पर मैं डॉक्टर चारुमिता जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से बच्चों को उनका मार्गदर्शन किया। और मैं आशा करता हूं कि आप का समय हमें इन बच्चों के लिए और जो दूसरे बच्चे हैं 9th 10th 11th 12th के, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, ये सुपर 100 हमने एक प्रयोग शुरू किया है पंजाब में। 100 बच्चे सेलेक्ट करते हैं और उन 100 बच्चों को हम कोशिश कर रहे हैं। ये पहला बैच मैंने एक गोद लिया हुआ एक तरह से, मतलब कि आई विल बी देयर विद देम टिल दे गेट एडमिशन इन नीट और IITG और जो दूसरे CLET वगैरह के एग्जाम्स हैं। उसके बाद इसको दूसरे लोग देखेंगे। तो मैं 6 साल इन बच्चों के साथ रहने वाला हूं और आप जैसे जो शख्सियत हैं, पर्सनैलिटीज हैं, वो हर वीक मतलब कि मैं कोशिश करता हूं कि कोई ना कोई आए और अपने जीवन का अनुभव। ये छोटे बच्चे हैं, 6, 7, 8 के हैं, इसलिए आपको कई बार लग भी रहा होगा कि कुछ क्वेश्चंस बड़े रिपीटेड है और बहुत आसान वाले ऐसे क्वेश्चंस थे कि BA कितने साल का है, कितने का। तो इनके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी रहती है, तो हम इनको रोक टोकते नहीं है, ताकि ये खुल के मतलब कि जो इनके दिल में है, जो इनके मन में है, वो सारी जो क्वेश्चनिंग की जो हैबिट है वो मतलब कि फ्लरिश हो। तो इसलिए नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे माइंड में भी क्वेश्चंस होते थे, वो हमारे पास पूछने के लिए कोई नहीं होता था। जब मैं PCS बन गई थी तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरे को अब पोस्ट कौन सी मिलेगी, मतलब इतना वो हो गया था। मतलब हमें लगता था कि हम PCS बनते ही SDM लग जाएंगे, लेकिन उसमें भी देयर आर मतलब फेजेस होते हैं कि आप पहले कुछ असिस्टेंट कमिश्नर लगते हो, पहले आपकी ट्रेनिंग होती है, ये सब। तो इसलिए क्वेश्चंस अच्छी बात है, पता लग रहा है कि बच्चे जो है वो इंक्विजिटिव हैं। तो अगर 9th 10th 11th टाइप के बच्चे हैं, अगर उनके साथ भी सेशन करना है तो आई एम अवेलेबल। लेकिन बस थोड़ा सा वो इलेक्शंस के करके मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, तो वो भी किसी दिन रख लेंगे, मेरी तरफ से जो है वो अवेलेबिलिटी रहेगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैम थैंक्स, आपने हमें IPS अपना हम बाद में कर लेंगे। बाकी लोग रंजीत सिंह, आप जो क्वेश्चंस है ना वो आप कंपाइल करके भेज दीजिए, वो हम बाद में ले लेंगे, ठीक है सर? हमें क्लियर है क्वेश्चन। हाँ ठीक है, अब इसी के साथ खत्म करते हैं इसको ना। जय हिंद, जय भारत।